हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सबों का एक बार पुनः स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में और हमारे संस्थान में। चलिए, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम लोग शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन्स। मानवों में जनन, इंसानों में जनन, आदमियों में जनन कैसे होता है। ये जो हम लोग मानव प्रजाति हैं, हम लोग जो मानव जाति हैं, हम लोगों में जनन की प्रक्रिया कैसे होती है, हम लोग कैसे अपने संतान उत्पन्न करते हैं, हम लोग अपने जैसे बच्चों को कैसे पैदा करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और जो बच्चे बायोलॉजी नहीं पढ़ते हैं, जिनकी मानसिकता बायोलॉजी वाली नहीं है, वो अक्सर इन्हीं टॉपिक पे ध्यान देते हैं और इस टॉपिक को ही पूरा बायोलॉजी मानते हैं, जबकि गलत है। बायोलॉजी का एक ही छोटा सा पार्ट है, ये बायोलॉजी का एक छोटा सा पार्ट है रिप्रोडक्शन, जबकि ऐसे करोड़ों टॉपिक्स हैं, करोड़ों चैप्टर्स हैं जो पढ़ने को है बायोलॉजी में। लेकिन बायोलॉजी नहीं पढ़ने वाले के दिमाग में एक किरासा मचा रहता है, रिप्रोडक्शन, जनन जनन प्रजनन, कहीं से भी सुन लिया और दिमाग में उसी चीज़ को लेके अपना बावला हो रहा है, रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो उसी टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं। एक तरह की ये धारणा है, एक तरह का ये अंधविश्वास है, रूढ़िवादिता है कि पूरे बायोलॉजी में एक रिप्रोडक्शन ही है। नहीं, बायोलॉजी में रिप्रोडक्शन ही नहीं है। रिप्रोडक्शन के अलावा भी करोड़ों चीज़ है जो आपको जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए। जैसे आपका ब्रेन कैसे काम करता है, आपका हृदय कैसे काम करता है, आपकी किडनी कैसे काम करती है, आपका लंग्स कैसे काम करता है, आप जो खाते हैं वो भोजन का पाचन कैसे होता है। ये नहीं कि कहीं से सुने और रिप्रोडक्शन के पीछे पड़ गए, तो वैसी गलती नहीं करना है। अगर आप 10वीं तक के बच्चे हैं तो आपको सारा सब्जेक्ट पढ़ना है, चाहे संस्कृत हो, सोशल साइंस हो, या साइंस के तीनों पार्ट हो, या मैथ्स हो। अगर आप इंटरमीडिएट में हैं तब आपको सोचना है कि आपको क्या लेना है, और इस तरह का धारणा तो बिल्कुल मत बनाइए, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट का अपना कोई धारणा नहीं होता है, बस एक ही उनका मोटिव होता है, श्रेय अपना होता है कि अपने को जहाँ से ज्ञान मिले, जितना बेहतर मिले और जितना अधिक मिले, उस चीज़ को क्या करना है, समेटना है, बटोरना है, रखना है, ना कि रूढ़िवादिता को दिमाग में रखना है। जो प्राचीन धारणा है उसको दिमाग में रखना है, सुनी सुनाई बातों पे भी विश्वास करना है। तो अब हम लोग बहुत विस्तार से इस चीज़ को जानेंगे, देखेंगे, समझेंगे। आप लोग भी देखिए, समझिए, सुनिए, ठीक है। और उसके बाद जो है ये जीवन में काम आने वाला भी टॉपिक है। मानव सभ्यता का विकास इतना ज़्यादा विकसित हुआ है, बढ़ा है, क्यों? क्योंकि ये निरंतर क्या करता गया है, रिप्रोडक्शन करता गया है, वेरिएशन करता गया है, अपने जीन को और ज़्यादा डोमिनेटिव करता गया है, प्रभावित करता गया है, और आज सुपर मानव की ओर अग्रसर हो गया है, बन चला है, साइंटिस्ट बन गया है, और क्या क्या नहीं किया है। तो उसी को हम लोग शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। मानव में प्रजनन, मानव में जनन, ठीक है, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन्स बीइंग। ठीक है, चलिए। मानव में लैंगिक जनन होता है, मानव में लैंगिक जनन होता है। मानव का दो रूप होता है, एक रूप को हम लोग कहते हैं मादा और दूसरे रूप को हम लोग कहते हैं नर, और दोनों के सहयोग से ही मानव में क्या होता है, जनन होता है। दोनों के सहयोग से ही मानव में क्या होता है, जनन होता है, रिप्रोडक्शन होता है। तो चलिए उस चीज़ को हम लोग जानते हैं। लैंगिक परिपक्वता क्या होता है? लैंगिक परिपक्वता को आप पहले समझ लेते हैं। कोई भी जीव जनन तभी कर पाएगा जब वो फिजिकली, मेंटली, सोशली फिट होगा। जब तक आप उस योग्य नहीं हो जाएंगे कि आप सामाजिक दबाव को झेल पाए, आप पैसा कमा पाए, आपका शरीर इतना मजबूत हो कि आप जनन क्रिया कर पाए, तब तक आपको उस योग्य नहीं माना जाएगा हमारे समाज में। इसलिए हमारी जो सरकार है, हमारा जो समाज है, वो प्राचीन काल से ही क्या किया है, एक उम्र सेट कर दिया है, एक आयु सेट कर दिया है, एक विवाह का जो है उम्र सेट कर दिया है, और उसी उम्र पे जो है विवाह जो है सार्थक माना जाता है। बाकी करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसे समाज में और देश में, संविधान में, कानून में स्वीकार नहीं किया जाता है। तो चलिए लैंगिक परिपक्वता के जरिए हम लोग उस चीज़ को समझते हैं। जीवन का वह काल जब नर में शुक्राणु और मादा में अंडाणु, जिसे अंड कोशिका कहते हैं, का निर्माण शुरू हो जाता है, और किशोरा अवस्था की इस अवधि को यौना आरंभ कहते हैं। और यौना आरंभ में क्या होता है,
कोशिका बनना प्रारंभ हो जाती है। अगर कोशिका पहले से बनी हुई है तो वो परिपक्व होना आरंभ हो जाती है एक विशेष प्रकार के हार्मोन के कारण। तो ये जो है बॉयज में अलग होता है और गर्ल्स में अलग होता है, गर्ल्स में अलग होता है। लड़कों में इसका जो उम्र है वो जो है 11 और 12 वर्ष का है, और लड़कियों में जो इसका उम्र है वो 10-11 वर्ष का है। और ये चलता कहाँ तक है, ये 18-19 वर्ष तक चलता है, और लड़कियों में ये 17-18 वर्ष तक चलता है। लड़कियां जो है लड़कों से पहले मैच्योर हो जाती है, प्री मैच्योर हो जाती है। उसके पीछे रीज़न है, साइंटिफिक रीज़न है। क्या रीज़न है? तो लड़कों में जो जनन कोशिका है, लड़कों में जो जनन कोशिका है वो जनन कोशिका का निर्माण ही होता है इस उम्र में, इस एज में, इस आयु में। ठीक है, मतलब जब कोई लड़का 10 साल का है और 11 साल का है तब उसके अंदर क्या होगा, जनन कोशिका बनना प्रारंभ होगा, शुरू होगा, स्टार्ट होगा। लेकिन लड़कियों में ऐसा नहीं है, लड़कियों में ऐसा नहीं है। लड़कियां जब गर्भ के अंदर पल रही होती है, लड़कियां जब भ्रूणिक स्टेज में होती है, भ्रूणावस्था में होती है, उसी समय उसके अंदर अंडाणु का निर्माण होता है। और जैसे जैसे भ्रूण का विकास होता है वैसे वैसे अंडाणु का भी विकास होता है। जब लड़कियां पैदा ले लेती है शिशु के रूप में, तब से लेके 10 वर्ष 12 वर्ष तक वो अंडाणु मैच्योर होता है, परिपक्व होता है। और जैसे ही वो 11 वर्ष 12 वर्ष की उम्र में प्रवेश करती है तब वो निकलना शुरू हो जाता है। तो लड़कियों में सबसे पहले पीरियड्स होता है, और पीरियड्स जब शुरू होता है तभी क्या होता है, अंडाणु का विमोचन होता है, अंडाणु जो है वो रिलीज करना शुरू हो जाता है। इसलिए इस दोनों में बहुत ही ज़्यादा अंतर है। अगर यूँ कहें तो 10-15 साल का एक गैप है। इसलिए कम से कम 4 साल 5 साल का एक क्या होता है, एक मेंटली मैच्योरेशन का गैप होता है दोनों में। तो किशोरावस्था में लड़कों में जनन कोशिका बनना प्रारंभ ही होता है, और किशोरावस्था में लड़कियों में जनन कोशिका बनना प्रारंभ ना होता है बल्कि अंडाणु रिलीज होना शुरू हो जाता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है जो लगभग 80% 90% छात्रों को, हमारे जो अध्यापक हैं जो दूसरे सब्जेक्ट के हैं उनको बिल्कुल नहीं पता रहता है। इसलिए इस चीज़ को आप रखें दिमाग में। ठीक है, जानने को 1000 चीज़ है, उसको जानिए सीरियस वे में, क्योंकि आप एक मानव है और आप में ही ये हो रहा है, आपके रूपों में ही ये हो रहा है। अब मानव हैं, मानव के बारे में ही नहीं जान रहे हैं क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो बाकी चीज़ को जानने ना जानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यौना आरंभ पर किस तरह का परिवर्तन होता है हमारे शरीर में वो जानते हैं। ठीक है, तो किशोर में क्या होगा और किशोरियों में क्या होगा। किशोर बोले तो बॉयज लड़का, और किशोरी बोले तो गर्ल्स लड़की। तो हम लोग पहले लड़का में देखते हैं फिर लड़की पे आते हैं। ठीक है, कांख व जनान अंग के पास गहरे बालों का उभार आएगा, उगेगा। ठीक है, जो भी जनन अंग है लड़कों का, ठीक है, वहाँ पे जो है बाल निकलना प्रारंभ हो जाएगा। ये जो कांख है यहाँ पे बाल निकलना क्या हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। त्वचा का तेलिए होना प्रारंभ हो जाएगा, चेहरे पे ग्लेजिंग आ जाएगी। ये जो आपका त्वचा है पूरे शरीर का ये चमकीला हो जाएगा ताकि आप खूबसूरत दिखे, अट्रैक्शन में ये काम आए। साथ ही साथ मुहासे निकलना शुरू हो जाएगा। ये जो फेस आप देख रहे हैं, बहुत इंसान के फेस पे बहुत ज़्यादा मुहासे आ जाता है क्योंकि उसका जो त्वचा होता है बहुत ज़्यादा ऑयली होता है, और मुहासे में एक तरह का फैट्स ही होता है जो बाहर आ जाता है निकलने को लेके। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। आपको ज़्यादा वैसा पदार्थ नहीं खाना है जो ज़्यादा ऑयली हो, जंक फूड नहीं खाना है, थोड़ा लाइफ स्टाइल पे ध्यान देना है, पानी अधिक पीना है और योगा एक्सरसाइज करते रहना है, तब जाके आप इससे बचेंगे। अदरवाइज आप अपना चेहरा ख़राब कर लेंगे। साथ ही साथ ये जो गला है, गले का जो आवाज़ है वो पहले से चेंज हो जाता है। आवाज़ जो है भारी हो जाता है, मोटा हो जाता है, जिसको आवाज़ का फटना कहते हैं। मूछें आना, दाढ़ी आना, ये सब शुरू हो जाता है। तो इस तरह का कुछ परिवर्तन जो है किशोरावस्था में दिखने को मिलता है।
और जब एडल्ट हो जाता है तो वो चीज़ बिल्कुल प्रदर्शित हो जाता है, दिख जाता है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं लड़कियों में किस तरह का परिवर्तन होता है, उस चीज़ पे हम लोग आते हैं। तो कुछ चीज़ दोनों में होता है, इसलिए दोनों के लिए ये दिया है। कुछ चीज़ जो है इंडिविजुअल है, जो गर्ल्स में होता है बॉयज़ में नहीं, जो बॉयज़ में होता है वो गर्ल्स में नहीं। चलिए हम लोग इस पे आते हैं, इसको देखते हैं और लड़कियों में क्या होता है। ठीक है, गर्ल्स में क्या होता है उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो पहला, स्तन के आकार में वृद्धि होने लगता है। ये जो लड़कियां हैं उनका जो ब्रेस्ट है वो बड़ा होने लगता है, उसका साइज में वृद्धि होता है। और उसमें रजोगुण जिसको पीरियड्स कहते हैं, ठीक है, जिसको एमसी कहते हैं, जिसको मासिक स्राव कहते हैं, मासिक धर्म कहते हैं, वो आना शुरू हो जाता है, वो प्रारंभ हो जाता है। अब लड़कों में क्या होता है जो लड़कियों से भिन्न है वो देख लीजिए। चेहरे पे, ठीक है, चेहरे पे क्या होता है, चेहरे पे दाढ़ी मूंछ आना शुरू हो जाता है। चेहरे पे क्या होता है, दाढ़ी मूंछ आना शुरू हो जाता है। आप देखे होंगे, अपने आप को खुद पा रहे होंगे। अगर आप लड़का हैं तो ये देखे होंगे, अगर आप लड़की हो तो ये देखे होंगे। दोनों में से कोई एक चेहरे पे दाढ़ी मूंछ निकलना शुरू हो जाता है, आवाज़ फट जाता है, आवाज़ मोटा हो जाता है। ये परिवर्तन संकेत देते हैं कि लैंगिक परिपक्वता हो रही है, आप जो है मैच्योर हो रहे हैं, आप वयस्क हो रहे हैं और जनन क्रिया के योग्य हो रहे हैं। ठीक है, ये एक तरह का साइन है। जब आप मैच्योर हो जाते हैं, आपकी जो उम्र है, आपकी जो आयु है वो लगभग 18-19 वर्ष हो जाता है, तब जाके शादी विवाह हमारे समाज में संपन्न होती है। हमारे देश भारत में जो है वर्तमान में जो आयु है गर्ल्स के लिए वो कितना है, 18 है, और जो बॉयज़ है उसके लिए कितना है, 21 है। सरकार इस पे बात कर रही है कि इसको 18 से कितना किया जाए, 21 किया जाए, और इसको 21 से 23 किया जाए। ये बिल जो है अभी सदन में उछल रहा है, कल को पास होगा तो हो सकता है कि ये लागू हो जाए। तो वर्तमान जो शादी विवाह का उम्र तय किया गया भारत सरकार के द्वारा, वो उम्र क्या है, तो उम्र है लड़कियों का 18 वर्ष और लड़कों का 21 वर्ष। उससे नीचे अगर आप कर रहे हैं तो ये कानूनन अपराध है, ये बाल विवाह के श्रेणी में है, जो कि दंडनीय अपराध है। क्योंकि आप उससे पहले उतना मैच्योर नहीं होते हैं मेंटली, फिजिकली, सोशली, जो उस तरह के दबाव को झेल पाएँ। ठीक है, ये बात अलग है कि आज अफेयर्स हो रहा है, बड़े लेवल पे क्राइम हो रहा है, बड़े लेवल पे जो है रेप हो रहा है, लड़कियां लड़के लव में पड़ रहे हैं, अफेयर में पड़ रहे हैं और अपने जीवन को ख़राब कर रहे हैं। तो एक अवस्था का इंतज़ार कीजिए, एक उम्र का इंतज़ार कीजिए, तब जाके आप उस चीज़ का आनंद ले पाएंगे। नहीं तो आज का स्थिति तो इतना घटिया है। युवा अवस्था में आदमी क्या कर रहा है, शादी वाला अवस्था, गृहस्थ अवस्था का मज़ा ले रहा है, और गृहस्थ अवस्था जाते जाते वो क्या कर रहा है, बीमार पड़ रहा है, वृद्ध हो जा रहा है, और जब वृद्ध होना चाहिए तब तक में वो मर जा रहा है। तो इस तरह से वो क्या किया है, अपना जीवन को समाप्त कर दिया है। तरह तरह का नशा कर रहा है, जिससे उसकी शारीरिक क्षमता, दक्षता कम होते जा रही है। किसी भी तरह का कोई हिम्मत नहीं बचा है, आत्मविश्वास बिल्कुल का बिल्कुल ढह गया है। बेवजह सुसाइड कर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। आप एक मानव है, और मानव वही है जो जंगल से मंगल तक का सफ़र तय किया है। जब एक समय गुफाओं में रहता था, तब से लेके आज बड़े बड़े टावर तक का निर्माण किया है, और दुनिया में सबसे अद्भुत चीज़ जो है प्रदर्शित किया है। और एक आप हैं कि किसी के साथ अफेयर में रहे, थोड़ा सा कुछ हुआ, अनबन हुआ, तो आप जो है सुसाइड कर लिए, आप कुछ उल्टा पुल्टा कर दिए। तो इन सब चीज़ों से बचिए। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप पढ़ाई कीजिए, आपके अंदर सोच समझ बुद्धि आएगी, विवेक आएगा, समझदारी बढ़ेगा। आप अच्छे लोगों को सुनिए, आप जो है योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, आप गेम खेलिए, फुटबॉल, क्रिकेट, किसी भी तरह का हॉकी वगैरह खेलिए, ताकि अपने अंदर साहस आए, हिम्मत आए। स्कूलिंग करते रहिए, आप अपने पेरेंट्स और शिक्षकों के टच में रहिए, एक दो अच्छा फ्रेंड्स रखिए। नहीं तो आप जो है आत्महत्या के शिकार हो सकते हैं, डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं,
और आप जो है गेंदबाजी का शिकार हो सकते हैं। आपके साथ कुछ भी हो सकता है, मानव जीवन जो है वो व्यर्थ हो सकता है। तो युवा अवस्था में सबसे ज़्यादा ये चीज़ होता है, युवा ही सबसे ज़्यादा बिगड़ते हैं, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो। और ख़ास करके जब वो किशोरा अवस्था में प्रवेश करते हैं और उसका जो मध्य फेज होता है, जब उसकी आयु 15 वर्ष 16 वर्ष हो, तब वो और बावला हो जाता है, पागल के जैसा करने लगता है। तो इन सब चीज़ों को आपको समझना है। जब आप समझेंगे तभी आप अच्छा वयस्क बन पाएंगे। जब आप अच्छा वयस्क बन पाएंगे तब जाके आप अच्छा नागरिक बनेंगे और किसी भी चीज़ में आपको सफलता हासिल होगी। अदरवाइज तो आप देख ही रहे हैं, न्यूज़ सुन ही रहे हैं, तो देख लीजिए आपको न्यूज़ का हिस्सा बनना है कि सफल नागरिक बनना है, क्या करना है। तो बिना देर किए हम लोग अब अपने आगे का टॉपिक जो है उस चीज़ पे जाते हैं। सरकार इस चीज़ को और डेवलप करने के लिए प्रत्येक विद्यालय में जो हाई स्कूल है वहाँ पे सेक्स एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन जो है प्रमोट किया है। उसके लिए टीचर्स आते हैं, बाहर से ट्रेनर्स आते हैं जो इन बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। सरकार इस पे डिबेट्स करवाता है, इसके लिए अलग प्रकाशन न्यूज़ जारी करता है ताकि ये बच्चे इस चीज़ को समझे बूझे। अब ऐसा ना कि समझे ना बूझे ना और जीवन को ख़त्म कर ले। तो इस चीज़ का भी क्या करना है, ध्यान रखना है, इस चीज़ को भी जानना है, समझना है। ठीक है, तो जनन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अब जो हम लोगों का टॉपिक है, अगला टॉपिक, वो क्या है, नर जनन तंत्र। क्या है, नर जनन तंत्र है। नर जनन तंत्र में हम नर जनन का जो बाह्य भाग है उसके संरचना और कार्य के बारे में पढ़ेंगे, और जो आंतरिक भाग है उसके संरचना और कार्य के बारे में पढ़ेंगे। नर जनन कोशिका और हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे, और किस तरह से क्रियाविधि होती है उस चीज़ को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना लेट किए हुए, बिना देर किए हुए। क्या, तो नर जनन अंग, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या शुरू करते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम शुरू करते हैं। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम शुरू करते हैं। तो ये है नर जनन तंत्र, एक तरह का ये तंत्र है, एक तरह का ये क्या है, सिस्टम है, जिसमें कि 2-3 अंग एक साथ जब मिलता है सम्मिलित रूप से तभी काम संपन्न हो पाता है। सबसे पहला जो मेन पार्ट है इसका, वो मेन पार्ट क्या है, जहाँ पे जनन कोशिका बनता है, वो मेन पार्ट है इसका विरीसन। क्या है, विरीसन, जहाँ पे किसका निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है, जहाँ पे स्पर्म का निर्माण होता है। और स्पर्म ही क्या है, तो जर्मिनल सेल है। क्या है, जर्मिनल सेल है। ठीक है, यही क्या है, जनन कोशिका है। इसमें ही ये क्षमता होता है कि ये एग्स के साथ मिलके भ्रूण का निर्माण करे और जीव उत्पन्न करे। चलिए हम लोग विरीसन के बारे में देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, विरीसन उदर गुहा के बाहर विरीसन कोश में उपस्थित होते हैं, और विरीसन कोश तापमान तुलनात्मक रूप से कम होता है, जो शुक्राणु बनाने में मदद करता है। शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन विरीसन को जो टेम्परेचर चाहिए वो चाहिए 34 डिग्री 35 डिग्री। इसलिए दोनों जांघों के बीच का जो ये पार्ट है उदर गुहा के नीचे, वहाँ पे ये विरीसन कोश लटकता रहता है। क्या करता है, लटकता रहता है, ताकि शरीर से टेम्परेचर कम हो और अधिक से अधिक विरीसन का शुक्राणु का निर्माण हो, विरीसन अच्छे से कार्य करे। अगर आप टाइट जीन्स पहनते हैं, उसके बाद जो है वी शेप का चड्डी पहनते हैं, तो आपके शरीर में यकीनन शुक्राणु का निर्माण कम होगा। अगर आप ज़्यादा ड्राइविंग करते हैं, कोई भी 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर लंबे समय तक आप बैठते हैं, तो आपके शरीर से विरीसन क्या होगा, अटैच्ड होगा, जिससे आपके शरीर के अंदर शुक्राणु की कमी हो सकती है और जनन में ये बाधा उत्पन्न कर सकता है। तो इस बात का भी आप क्या करेंगे, ख्याल रखेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या, नर युग्मक, जिसको हम लोग शुक्राणु कहते हैं, और इंग्लिश में इस चीज़ को क्या कहते हैं, इंग्लिश में इस चीज़ को हम लोग स्पर्म कहते हैं। ठीक है, इसका निर्माण कहाँ होता है,
विरिसन में होता है। कहाँ होता है? विरिसन में होता है। ये विरिसन में ही बनता है, ये टेस्टिस में बनता है। विरिसन ग्रंथि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न करती है। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का क्या काम होता है वो देख लीजिए। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है? ये शुक्राणु बनाने में मदद करता है, शुक्राणु बनाने में मदद करता है और प्यूबर्टी को, यौन आरंभ को प्रारंभ करता है। पहला, शुक्राणु उत्पादन का नियंत्रण करता है। दूसरा, लड़कों में यौन आरंभ का जो परिवर्तन है वो सभी गुणों को प्रदर्शित करने में मदद करता है और इसी के वजह से वो सारा चीज़ हो पाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो विरिसन देख लिए। जब कोई चीज़ बनेगा तो उसकी को निकलने के लिए, उस चीज़ को प्रभावित करने के लिए, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी क्या होना चाहिए? आपके पास एक नली होना चाहिए, एक पाइप, एक मार्ग, एक रास्ता होना चाहिए। उसी का ये पाइप है जिसको कहते हैं शुक्रवाहिका। शुक्राणु को वहन करने वाला, शुक्राणु को ढोने वाला, ले जाने वाला ये मार्ग है, ये पाइप है जिसको हम लोग कहते हैं शुक्रवाहिनी। क्या कहते हैं? शुक्रवाहिनी। ये शुक्राणुओं को विरिसन से शिश्न तक पहुंचाने का काम करता है। ये एक तरह से शुक्रवाहिनी मार्ग है, शुक्रवाहिका मार्ग है। ठीक है, चलिए फिर आगे है मूत्र मार्ग। ये मूत्र मार्ग और वीर्य दोनों जाने का मार्ग एक ही होता है, जिसकी बाह्य आवरण इसके साथ जुड़े होते हैं, जिसको हम लोग शिश्न कहते हैं। क्या कहते हैं? शिश्न कहते हैं। अगर शिश्न के संरचना पे आप गौर करेंगे तो इस तरह का संरचना होता है और इधर जो है ये ऐसे ब्लाडर से जुड़ा हुआ रहता है और इसके पीछे जो है इस तरह से क्या होता है? विरिसन होता है और विरिसन वाला पाइप और मूत्र का पाइप दोनों सेम होता है। कहने का मतलब है कि एक ही मार्ग से समय समय पे हमारे शरीर से पेशाब क्या होता है? उत्सर्जित होके निकलता है और जब रिप्रोडक्शन करना होता है तो उसी समय उसी मार्ग से क्या होता है? शुक्राणु शरीर से बाहर निकलता है, सीमेन जो है शरीर से बाहर निकलता है। दोनों का मार्ग एक ही होता है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना होता है इस चीज़ का, नहीं तो इन्फेक्शन हो सकता है और जनन संबंधी बीमारियां हो सकती है। चलिए अब संबंधित ग्रंथियां कौन कौन सा है, कौन कौन सी ऐसी ग्रंथियां हैं जो इससे संबंधित है? तो शुक्राशय ग्रंथि है, प्रोस्टेट ग्रंथि है, जिससे शुक्रवाहिनी में कुछ पदार्थ स्रावित होता है जो शुक्राणु को क्या करता है? सीमेन में बदलने का काम करता है। कौन कौन सा ऐसा पदार्थ है जो स्रावित होता है? तो उस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं? देख लेते हैं। चलिए, ये कॉमन चीज़ है, उस चीज़ को देखते हैं। शुक्राणु तब तक है जब तक वो जो है शरीर से बाहर नहीं निकला है। विरिसन में बनेगा और विरिसन में बनने के बाद वो कहाँ आएगा? ठीक है, मूत्र मार्ग में आएगा। तब तक वो क्या है? शुक्राणु है। तब हम लोग उसको क्या कहते हैं? शुक्राणु कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्राणु कहते हैं। लेकिन शुक्राणु जब शरीर से बाहर निकलेगा तब उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? वीर्य कहते हैं। उस चीज़ को हम लोग सीमेन कहते हैं, क्योंकि शुक्राणु में और कई पदार्थ मिलते हैं उसको योग्य बनाने के लिए, दक्ष बनाने के लिए। ठीक है, तो शुक्राणु तरल माध्यम में आ जाते हैं। इसके मिलने के बाद दूसरा, यह माध्यम उन्हें पोषण प्रदान करता है ताकि शुक्राणु जीवित रहे, उसमें गमनशीलता है और वो अंडाणु तक पहुंच सके। उनके स्थानांतरण में सहायता करता है और शुक्राणु और ग्रंथियों का स्राव मिलके क्या करता है? वीर्य बनाने का कार्य करता है, सीमेन बनाने का कार्य करता है। और यही सीमेन क्या होता है? मादा के योनि में प्रवेश करता है। कहने के लिए हम लोग शुक्राणु कहते हैं, स्पर्म कहते हैं, एक्चुअली ये सीमेन होता है, क्योंकि इसमें फ्रुक्टोज शामिल होता है, ग्लूकोज शामिल होता है, इसमें जो है चिपचिपा पदार्थ जो है वो शामिल होता है, शुक्राणु के साथ ही होता है ये सारा चीज़। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। ये है नर जनन अंग। ये क्या है? नर जनन अंग है। गौर से देखिए, ये नर जनन अंग है। अभी जो सारा चीज़ आपने पढ़ा ये उसी के बारे में क्या कर रहा है? चित्रों के द्वारा बयां कर रहा है। इसको गौर से देखिए और
इसके संरचना और कार्यविधि पे एक बार पुनः ध्यान दीजिए। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है 1 नंबर जहाँ लिखे हैं, ये है मूत्राशय। ये क्या है? मूत्राशय। और ये है मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी के द्वारा यहाँ आके क्या होगा? मूत्र जो है जमा होगा, मूत्र जो है एकत्रित होगा, संग्रहित होगा। ठीक है। और समय समय पे ये मूत्राशय से मूत्र मार्ग के द्वारा ये जो ग्रीन कलर का पाइप हम निकाल दिए हैं, ये बाहर निकल जाएगा। कहाँ पे? वातावरण में, टॉयलेट में। ठीक है। और ये जो देख रहे हैं आप, ये पार्ट जो आप लटकता हुआ पार्ट देख रहे हैं शरीर के बाहर, ये पार्ट किस चीज़ का है? तो ये पार्ट है विरेचन कोष का। किसका? विरेचन कोष का। और विरेचन कोष में क्या है? विरेचन है, टेस्टिस है। और इसी विरेचन में क्या बनता है? इसी विरेचन में शुक्राणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। और ये शुक्राणु पुनः शुक्रवाहिनी के द्वारा ऊपर चढ़ता है ऐसे, और फिर नीचे आता है। नीचे आने से पहले इस मार्ग से आने से पहले आप देखिए यहाँ पे, इधर से मूत्र मार्ग का एंट्री है और इधर से शुक्र मार्ग का एंट्री है। और ये कॉमन जंक्शन है, ये कॉमन जगह है जहाँ शुक्राशय से एक पदार्थ किसमें मिल जाता है? शुक्राणु में मिलता है। प्रोस्टेट ग्लैंड से एक पदार्थ आके मिल जाता है, और दोनों के मिलने के बाद ये क्या कहलाता है? वीर्य कहलाता है। और पुनः इसी मार्ग के द्वारा ये भी क्या करता है? ज़रूरत के हिसाब से समय से बाहर निकलता है। ज़रूरत के हिसाब से समय से बाहर निकलता है। ठीक है। तो चलिए एक बार पुनः साफ करके हम आपको बताते हैं, एक भाग बताते हैं कि कौन कौन सा भाग है। क्रिया विधि तो आप अभी पुनः देख लिए। ठीक है। मेन पार्ट क्या है? तो मेन पार्ट विरेचन है, जो विरेचन कोष में होता है। किडनी वाले में मूत्र मार्ग आप पढ़ चुके हैं। ये है शिश्न। ये पूरे मांसल संरचना जो शरीर से लटकता हुआ रहता है, इसको हम लोग शिश्न कहते हैं। और इंग्लिश में इस चीज़ को यूरेथ्रा कहा जाता है। ये जो पार्ट देख रहे हैं, जिसका इस्तेमाल किया जाता है यूरिन पास करने में और शारीरिक संबंध बनाने में, रिप्रोडक्शन करने में। और ये शुक्रवाहिनी है, जिससे शुक्राणु क्या किया जाता है? विरेचन से शिश्न तक पहुंचाया जाता है। ये शुक्राशय है, जहाँ पे एक विशेष प्रकार का हार्मोन का निर्माण होता है और कई पदार्थ बनते हैं जो शुक्राणु को वीर्य बनाने का काम करता है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, इससे एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है और साथ ही फ्रुक्टोज निकलता है, जो शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करने का, पोषण प्रदान करने का काम करता है। ये मूत्राशय है, जो आप उत्सर्जन सिस्टम किडनी में देख लिए हैं। और ये मूत्र नलिका है, इसको भी आप जब आप किडनी पढ़ रहे थे, उत्सर्जन तंत्र पढ़ रहे थे, वहाँ आपने देख लिया था। तो ये है मानव का नर जनन तंत्र, मानव का नर जनन अंग। ये सारी संरचनाओं के मिलने से मानव जनन तंत्र में नर जनन तंत्र का क्या करता है? निर्माण करता है, संरचना बनता है। तो चलिए हम लोग कल जो है देखेंगे मादा जनन तंत्र। कल क्या देखेंगे? मादा जनन तंत्र देखेंगे। समय भी हो गया है, हम लोग अब आगे कल नए टॉपिक के साथ एक दूसरे से रूबरू होते हैं, मिलते हैं। आप यूं ही बने रहिए हमारे YouTube चैनल पे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को शेयर कीजिए। जो समस्या हो उसके लिए कमेंट कीजिए। अगर आप आस पास के ही बच्चे हैं तो आप आके संडे को मिलिए 8 से 10, फिर डिस्कशन कीजिए। आप ऑफलाइन भी हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए कल हम लोग पुनः मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय हिंद।